शमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हम सब ने सुनी हैं और ये हमें सीधे 1857 में ले जाती हैं, उस साल में जब पूरे उत्तर भारत में बगावत की आग फैल गई थी। आज हम इसी विद्रोह की गहराई में उतर रहे हैं, जिसे अक्सर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो इस पूरी घटना के ताने बाने को खोल के रख देता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह हुआ ही क्यों। वो कौन सी वजहें थीं जो सालों से सुलग रही थीं? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे हमेशा एक सिपाही विद्रोह कहकर छोटा करने की कोशिश की। हाँ, सिपाही विद्रोह, जैसे कि ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था। बिल्कुल, लेकिन स्रोत साफ बताते हैं कि ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उस बारूद में आग लगा दी जो सालों से पूरे समाज में जमा हो रहा था। मतलब राजाओं के महलों से लेकर किसानों की झोपड़ियों तक। हाँ, हर जगह। ये कहानी है अपमान की, शोषण की और धर्म पर हमले की एक मिलीजुली दास्तान की। तो चलिए इसी दास्तान की पहली परत खोलते हैं। शुरुआत होती है सत्ता और सियासत से। स्रोत हमें बताता है कि अंग्रेजों का भारत पर कब्जा करने का तरीका वो बाकी हमलावरों से बहुत अलग था। हाँ, बहुत अलग। वो सिर्फ लूटने नहीं आए थे, वो यहीं रहकर राज करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने बड़े, आप कह सकते हैं, शातिर तरीके अपनाए। बिल्कुल। उनकी दो सबसे बड़ी रणनीतियां थी, फूट डालो और राज करो, और विस्तारवाद। और इसकी नींव तो बहुत पहले पड़ गई थी, 1757 में प्लासी और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई से। राइट। इन जीतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से सीधे एक राजनीतिक ताकत बना दिया। हाँ, और फिर शुरू हुआ रियासतों को एक एक करके हड़पने का सिलसिला। इसके लिए उन्होंने कानून का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे कोई बच ही न सके। और इसी जाल का सबसे खतरनाक हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। के सुनने में तो एक कानूनी प्रक्रिया लगती है, पर असल में ये था क्या? ये लॉर्ड डलहौजी का दिमाग था और ये एक तरह का कानूनी धोखा था। कानूनी धोखा? हाँ, अंग्रेज कहते थे अगर किसी राजा का अपना खुद का बेटा, कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट हमारा हो जाएगा। और गोद लिए हुए बेटे को नहीं मानेंगे? नहीं, हम किसी गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं मानेंगे। सुनने में ये एक नियम जैसा लगता है, पर असल में ये सीधे सीधे कब्जा करने का एक बहाना था। और लोगों को ये साफ दिख रहा था। और इसी बहाने से उन्होंने सतारा, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी को हड़प लिया। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा छीनना नहीं था, ये उस रियासत की पहचान, उसके सम्मान को मिटाने जैसा था, है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये अपमान की भावना बहुत गहरी थी। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई सिर्फ राज्य बचाने की नहीं थी, वो अपने बेटे के अधिकार और अपनी रियासत की इज्जत की लड़ाई थी। हाँ। और ये सिर्फ उन राजाओं तक सीमित नहीं था जिनसे उनका राज्य छीना गया। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कैसे उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बेइज्जती की। हाँ, वो भले कमजोर हो चुके थे, पर फिर भी पूरे हिंदुस्तान के लिए वो एक प्रतीक थे, एक पहचान थे। उनके साथ जो सलूक हुआ वो तो वाकई चौंकाने वाला था। उन्हें कहा गया कि अब आप लाल किले में नहीं रह सकते। सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया गया। और तो और लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। आखिरी बादशाह? हाँ, उनके बाद उनके बेटों को सिर्फ शहजादा कहा जाएगा, बादशाह नहीं। तो ये एक तरह से पूरे हिंदुस्तान की इज्जत पर हमला था। और ऐसा ही कुछ नाना साहिब के साथ भी हुआ। बिल्कुल। नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे, अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी और उन्हें पुणे से निकालकर कानपुर के पास बिठौर भेज दिया। ये सीधी सीधी बेइज्जती थी। तो जाहिर है जब इन शासकों को मौका मिला तो उनका सालों का दबावा गुस्सा बाहर निकला। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत लड़ाई भी बन चुकी थी। तो ये तो हुई राजाओं और नवाबों की बात। लेकिन कोई भी बड़ी क्रांति सिर्फ महलों में पैदा नहीं होती, है ना? उसकी जड़ें तो आम आदमी के घर में होती हैं। सही बात है। और स्रोत के मुताबिक उस वक्त आम आदमी को लग रहा था कि अंग्रेज सिर्फ उनकी जमीन ही नहीं बल्कि उनका धर्म और उनकी संस्कृति भी छीन लेना चाहते हैं। और यहाँ अंग्रेजों की सोच का एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी, जो सामाजिक सुधार थे। हाँ, सामाजिक सुधार थे। इरादा शायद अच्छा रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया वो लोगों को पसंद नहीं आया।
उन्हें लगा कि ये लोग बाहर से आकर हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं में दखल दे रहे हैं, वो भी बिना हमसे पूछे। बिना उनसे पूछे। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अंग्रेज एक तरफ सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने का दावा कर रहे थे और दूसरी तरफ नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दे रहे थे। हाँ, स्रोत बताता है कि कई क्लबों और सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड के बोर्ड लगे होते थे। ये कैसा सुधार था जहां आप इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। ये बहुत गहरा बिंदु है। ये रोज रोज का अपमान था जो लोगों के जहन में जहर की तरह घुल रहा था, और जब इसके साथ धर्म पर हमला हुआ तो हालात और बिगड़ गए। 1850 के कानून की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 1850 में एक कानून आया जिसके मुताबिक अगर कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई बन जाता है तो भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। इसे लोगों ने साफ तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए एक लालच के तौर पर देखा। और ऊपर से ईसाई मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट। हाँ, वो भी था। स्रोत में ये भी बताया गया है कि मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर भी टैक्स लगा दिया गया। ये सब देखकर आम आदमी को यकीन हो गया कि अंग्रेजों का असली मकसद भारत को एक ईसाई देश बनाना है, मतलब हमारी पहचान को खत्म करना है। बिल्कुल। और जब धर्म और सम्मान पर हमला हो रहा हो और साथ में पेट भी खाली हो तो गुस्सा विस्फोटक बन जाता है। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत की कमर तोड़कर रख दी थी। हाँ, अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह था, आर्थिक शोषण, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी कहा गया। ये कोई हादसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी लूट थी, एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। हाँ, इसे ऐसे समझिए, अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल जैसे कपास, कौड़ियों के भाव पर खरीदकर इंग्लैंड ले जाते थे, वहां अपनी फैक्ट्रियों में उसका कपड़ा बनाते और फिर उसी कपड़े को वापस भारत लाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड से आने वाले माल पर कोई टैक्स नहीं। कोई टैक्स नहीं, जबकि भारत में बने सामान पर भारी टैक्स लगाया जाता था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत का कारीगर अपने ही देश में मुकाबला ही नहीं कर सकता था। मैनचेस्टर की मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारतीय बाजारों में भर गया और हमारे बुनकरों के करघे शांत हो गए। इसने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। कपड़ा उद्योग जो भारत की शान हुआ करता था वो तबाह हो गया। कारीगर, दस्तकार सब भूखे मरने लगे। और दूसरी तरफ किसानों का हाल तो और भी बुरा था। उन पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि फसल हो या ना हो उन्हें टैक्स चुकाना ही पड़ता था। और फिर इसके लिए उन्हें अपनी जमीनें साहूकारों के पास गिरवी रखनी पड़ती थी। हाँ, और धीरे धीरे वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। और जब खेती ही बर्बाद हो जाएगी तो अकाल तो पड़ेंगे ही। स्रोत में 1943 के बंगाल के अकाल का जिक्र है, जो दिखाता है कि ये नीतियां कितनी विनाशकारी थीं। बिल्कुल। और इसमें इनाम कमीशन का भी जिक्र है, जिसने पुराने जमींदारों की जमीनें भी छीन ली। हाँ, 1852 में। हाँ, इस कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर लीं, क्योंकि जमींदार ये साबित करने के लिए पुराने कागजात नहीं दिखा पाए कि ये जमीनें उनकी हैं। तो इससे हुआ ये कि पुराना जमींदार वर्ग, जो अब तक अंग्रेजों का वफादार माना जाता था, वो भी उनके खिलाफ हो गया। तो अब हमारे पास नाराज राजा हैं, अपमानित महसूस करती आम जनता है, भूखे किसान हैं, और इन किसानों के बेटे ही तो अंग्रेजों की फौज में सिपाही थे। हाँ, वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि उनके परिवारों के साथ क्या हो रहा है। यकीनन ये गुस्सा फौज की बैरकों तक भी पहुंचा होगा। पहुंचा नहीं, बल्कि फौज की बैरकों में तो ये गुस्सा और भी कई वजह से उबल रहा था। भारतीय सैनिकों के साथ बहुत भेदभाव होता था। वेतन में एक ही काम के लिए अंग्रेज सैनिक को भारतीय सैनिक से कई गुना ज्यादा वेतन मिलता था, और कोई भी भारतीय सिपाही, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो, वो सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकता था। कभी नहीं। सारे बड़े पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे। और लड़ाई के मैदान में भी उन्हें सबसे आगे रखा जाता था। मरने के लिए भारतीय सैनिक और मलाई खाने के लिए अंग्रेज अफसर। एग्जैक्टली, यही होता था। और 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट नाम का एक नया कानून आया, जिसने आग में घी का काम किया। लेकिन एक सिपाही का तो काम ही लड़ना होता है, उसे कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर इस समुद्र पार जाने में ऐसी क्या खास बात थी जिसने लोगों को इतना भड़का दिया? स्रोत बताता है कि उस समय के समाज में, खासकर ऊंची जाति के हिंदुओं में, एक गहरी मान्यता थी कि समुद्र लांघने से उनका धर्म और जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, भ्रष्ट हो जाएंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा पाप था।
इस कानून ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर बर्मा या अफ्रीका जैसे देशों में लड़ने जाएं। इसे उनके धर्म पर एक और सीधा हमला माना गया। तो ये सारा गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। शासक, आम लोग, जमींदार, किसान और अब सैनिक भी बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल की शक्ल में, एनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। उन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले उनके ऊपर लगी एक चिकनी परत को दांत से काटना पड़ता था। और फिर एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैली। हाँ, कि इस चिकनी परत में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। मतलब ये एक ही तीर से दो निशाने साधने जैसा था। बिल्कुल। ये दोनों समुदायों की सबसे गहरी धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। और ये सिर्फ गाय और सुअर की चर्बी का मामला नहीं था। तो फिर क्या था? स्रोत ये इशारा करता है कि वो विश्वास टूटने की आखिरी कड़ी थी। सैनिकों को अब तक जो भी शक था कि अंग्रेज उनका धर्म खत्म करना चाहते हैं, इस घटना ने उस पर मोहर लगा दी। उन्हें लगा कि जिस राइफल पर वो अपनी जान के लिए भरोसा करते हैं, वही अब उनका धर्म छीनने का हथियार बन गई है। हाँ, ये धोखा बहुत गहरा था। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने जब उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया और अपने अफसरों पर हमला कर दिया, तो वो चिंगारी भड़क उठी। विद्रोह को बहुत क्रूरता से कुचल दिया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना का कोई असर ना हो, ये मुमकिन नहीं था। 1857 के बाद हिंदुस्तान हमेशा के लिए बदल गया। सबसे बड़ा और फौरी बदलाव तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। हाँ, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। बिल्कुल। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब भारत एक कंपनी की जागीर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। और भारत की 2 सदियों पुरानी ताकतें, मुगल सल्तनत और पेशवाशाही, हमेशा के लिए इतिहास बन गई। हाँ, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और मुगल वंश का अंत हो गया। पेशवा का पद भी खत्म कर दिया गया। लेकिन एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अंग्रेजों ने 1857 से एक सबक सीखा था। फूट डालो और राज करो। और मजबूती से उन्होंने इस नीति को और भी ज्यादा मजबूती से लागू किया। सेना का पुनर्गठन किया गया। जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनाए गए। सिख रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। ताकि भारतीय सैनिक फिर कभी धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के सिपाही के तौर पर एकजुट न हो सकें। हाँ, ताकि वो फिर कभी एक ना हो पाए। लेकिन हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिणाम पर रोशनी डालता है, राष्ट्रवाद का उदय। और यही मुझे लगता है 1857 की सबसे बड़ी देन है। विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में भले ही नाकाम रहा, लेकिन इसने अनजाने में वो काम कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने पहली बार अवध के किसान, दिल्ली के सिपाही और कानपुर के जमींदार को एहसास दिलाया कि उनका दर्द, उनका दुश्मन और उनका मकसद एक ही है। इसने एक साझा भारतीय पहचान की भावना को जन्म दिया। लोगों को लगा कि हम सिर्फ मराठा, राजपूत या अवधी नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और इसी भावना ने 90 साल बाद भारत की आज़ादी की नींव रखी। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक सदी से जमा हो रहे राजनीतिक अपमान, सामाजिक हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण के उस ज्वालामुखी की है जिसे एक चर्बी वाले कारतूस ने फोड़ दिया। बिल्कुल। और भले ही ये विद्रोह असफल रहा, इसने ब्रिटिश शासन की नीयत को बेनकाब कर दिया। और उससे भी जरूरी, इसने एक ऐसी भारतीय पहचान को जन्म दिया जो किसी राजा या रियासत से नहीं, बल्कि पूरे देश से जुड़ी थी। और यही पहचान आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनी। सबसे बड़ी ताकत। इस पूरे विश्लेषण से एक आखिरी ख्याल मन में आता है। शुरू में यह भी बताया गया है कि विद्रोह के नाकाम होने की एक बड़ी वजह एकता की कमी थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जहां कई रियासतें लड़ रही थीं, वहीं पटियाला, ग्वालियर और हैदराबाद जैसी कई बड़ी रियासतों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया। ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। अगर 1857 में वो आंतरिक एकता होती, अगर सभी भारतीय रियासतें और समूहों अपने छोटे-मोटे मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हो जाते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? और ये आज भी हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाने की चुनौतियों के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत